जाने देगा और पानी वापस लेने की कोशिश करेगा ताकि सेल की अंदर पानी की जरूरत है, जो पानी की जरूरत की नैरो रेंज है, उसके अंदर पानी को रख सके। तो इस तरह से कंट्रोल सिस्टम का क्या मकसद हुआ, इस एग्जांपल को हम दोबारा अगर जो है वो समझने की कोशिश करें तो ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि पानी की मिकदार विद इन द सेल, आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर पानी की मिकदार बढ़े या कम हो। सेल का जो कंट्रोल सिस्टम है, सेल का अपना जो कंट्रोल सिस्टम है, वो पानी की जरूरत को, सेल के अंदर जो पानी की जरूरत है उसको नैरो रेंज में रखेगा, ना तो इसको कम होने देगा ना इसको ज्यादा होने देगा, ना सेल को फ्लडेड होने देगा पानी से, ना सेल को डिहाइड्रेट होने देगा। दोनों केसेस में उसने एक दरमियान वाली सूरत रखनी है, उसको मेंटेन रखना है ताकि सेल के नॉर्मल फंक्शंस चलते रहें। यह पहली बात है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी की मिकदार जितनी भी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो गई, पानी की मिकदार बहुत बढ़ गई। अब मैं पहले सेल लेवल पे बात कर रहा था, मैं बॉडी लेवल पे बात कर रहा हूं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी की मिकदार बहुत बढ़ गई, पानी बॉडी के अंदर जाना शुरू हुआ, बॉडी के अंदर पानी की मिकदार इतनी ज्यादा हो गई कि बॉडी के अंदर जो है वो फ्लडिंग है वाटर की। अब इसका हल इस कंट्रोल सिस्टम के पास है, जो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। ये पानी को बाहर निकालने की डिफरेंट स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेगा, पानी को बाहर निकालेगा ताकि बॉडी को नुकसान ना हो। इन केस पानी कम हो गया बॉडी के अंदर, तो फिर यही कंट्रोल सिस्टम काम करते हुए पानी को बॉडी के अंदर लेकर आएगा ताकि बॉडी मेंटेन रहे नैरो रेंज में और पानी की जरूरत पूरी होती रहे। यानी कि सिंपल वही बात कि ना तो फ्लडिंग होने देगा और ना ही डिहाइड्रेशन होने देगा, ना पानी की मिकदार की ज्यादती होने देगा सेल बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम, ना ही इसकी कमी होने देगा। ये एक एग्जांपल थी जिसमें हमने वाटर रेगुलेशन पे बात की है। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स की। हम कंट्रोल सिस्टम का ही जिक्र कर रहे हैं कि होम्योस्टेसिस करवाने के लिए कंट्रोल सिस्टम का होना जरूरी है। तो हम अब बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स की। उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 है रिसेप्टर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर और नंबर 3 इफेक्टर। तो मोस्टली जो है रिसेप्टर इज समथिंग लाइक सेंस ऑर्गन। ये कोई सेंस ऑर्गन होता है, इसको हम सेंसर कहते हैं। ये डिटेक्ट कर सकता है, ये चेक कर सकता है, ये जान सकता है, पहचान सकता है किसी भी चेंज को जो एनवायरनमेंट में हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर रिलेटेड। तो हमारे पास टेम्परेचर रिलेटेड जो रिसेप्टर है वो एक सेंसर है, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ सेंसर दैट कैन डिटेक्ट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसको थर्मोमीटर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है कितना चेंज हुआ, ज्यादा अब्रप्ट चेंज गया या कम चेंज हुआ, बॉडी में टेम्परेचर की क्या सूरत हाल रही, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, वो ये थर्मोमीटर सेंस कर सकता है। ये सेंसर है, इसको हम रिसेप्टर कहते हैं। इसके बाद जब रिसेप्टर ने सिग्नल डिटेक्ट कर लिया, सेंसर ने सिग्नल डिटेक्ट कर लिया, तो वो मैसेज देगा कंट्रोल सेंटर को टू एनालाइज। तो कंट्रोल सिस्टम, जो कंट्रोल सेंटर हमारे पास है, वो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, कंट्रोल सेंटर के तौर पर हमारे पास ब्रेन मौजूद है। जो सिग्नल रिसेप्टर में यानी सेंसर ने डिटेक्ट किया है वो सिग्नल कंट्रोल सेंटर को जाएगा, कंट्रोल सेंटर उसको यानी ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर कंट्रोल सेंटर एक रिस्पॉन्स देगा और वो रिस्पॉन्स जाएगा इफेक्टर के पास। रिस्पॉन्स क्या होगा, इफेक्टर के पास जाएगा। दो ही सूरतें हो सकती हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा हुई है बाहर या कम हुई है, या ज्यादा हुई है या कम हुई है। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा हुई है यानी टेम्परेचर 37.9 हो गया है, नैरो रेंज से बाहर निकल गया, 37.8 हमारी नैरो रेंज थी, इससे बाहर निकल गया, तो तब ब्रेन क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम के अंदर मौजूद कंट्रोल सेंटर क्या करेगा। नंबर 2 पे अगर हम देखें कि टेम्परेचर रेंज जो है वो 36 पे चली गई है, 36 पे, यानी ये भी आउट ऑफ रेंज है, ये भी नैरो रेंज से बाहर निकल गया है। दोनों सूरतों में या टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर कम हो, तो इसमें दोनों सूरतों में ब्रेन की या कंट्रोल सेंटर की या ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम की जो स्ट्रेटेजीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। इस सूरत में कि टेम्परेचर 37.9 पे चला गया, आउट ऑफ नैरो रेंज,
बढ़ गया तो कंट्रोल सेंटर या ब्रेन आपके ग्लैंड या मसल्स को एक्टिवेट करेगा। यहां इस केस में, बढ़ने के केस में आपके मसल्स को एक्टिवेट किया जाएगा और आपके मसल्स जो हैं वो प्रेस्पायरेशन स्टार्ट कर देंगे, पसीना आना शुरू हो जाएगा बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। इन केस अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36 पर आ गया, 36.1 से नीचे आ गया, यानी 36 पे आ गया, ये भी आउट ऑफ रेंज जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए आपके मसल्स या ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाएगा। अगर ग्लैंड को एक्टिवेट किया गया तो उसमें एंडोथर्मिक हीट पैदा होगी, आपके अंदर से बॉडी की हीट पैदा होगी और वो टेम्परेचर को राइज करके वापस 36.1 से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। अगर एंडोथर्मिक हीट नहीं है, फिर आपके ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया जाएगा। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी हीट पैदा होगी, आपकी बॉडी की हीट दोबारा जो है वो आपकी नॉर्मल जो हमारी नैरो रेंज है उसमें आ जाएगी। नहीं तो आपके मसल्स को एक्टिवेट किया जाएगा, यू विल स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, आप कांपना शुरू हो जाएंगे। दिस इज अ स्ट्रेटेजी टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द नैरो रेंज। तो उसको वापस नैरो रेंज में लाने की कोशिश करेगा। कौन कर रहा है ये सब काम? ये आपका कंट्रोल सेंटर कर रहा है। ओवरऑल हम इन तीनों कंपोनेंट्स को कहते हैं दिस इज द कंट्रोल सिस्टम दैट इज मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस ऑफ द बॉडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इज इफ इट इज वाटर और इट इज टेम्परेचर। द कंट्रोल सिस्टम इज वर्किंग टू मेंटेन ऑल द नेसेसरी कंडीशंस टू कीप देम इन अ नैरो रेंज, ताकि आपकी बॉडी जो है ओवरऑल प्रॉपर काम कर सके। यह है होम्योस्टेसिस का बेसिक फंक्शन। इसमें दो एग्जांपल को देखा हमने, एक में हमने फ्लडिंग ऑफ वाटर को और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को देखा है, यानी पानी के लिहाज से कंट्रोल सेंटर की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया। फिर हमने दूसरे जो है मिसाल में हमने टेम्परेचर के लिहाज से जो है वो स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया है। उसके बाद यहां पर आपके जो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ जिनमें इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया गया है, उनके लास्ट में एक डेफिनेशन और आ गई है आपकी फीडबैक मैकेनिज्म। आप इसको नोट करेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका और इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, यहां से आपका एमसीक्यू भी आ जाता होता है, तो आपने इसको नोट करना है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। अकॉर्डिंग डेफिनेशन, डिटेक्शन ऑफ चेंज। डिटेक्शन ऑफ चेंज कौन करेगा? रिसेप्टर या सेंसर। सिग्नलिंग फॉर द इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, इफेक्टर के रिस्पॉन्स के लिए सिग्नल करेगा। सेंसर डिटेक्ट करके इफेक्टर के रिस्पॉन्स के लिए किसको सिग्नल करेगा? कंट्रोल सिस्टम को। दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। दोबारा देखेंगे, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम, यानी कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल भेजा जाएगा सेंसर की तरफ से। डिटेक्शन किसने की है? सेंसर ने की है। सेंसर ने डिटेक्शन कर ली चेंज की और उसने सिग्नल भेजा कंट्रोल सिस्टम को। किस लिए भेजा? ताकि उसको क्या मिले? इफेक्टर्स रिस्पॉन्स मिले। और ये तीनों चीजें मिलकर ये फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूं, मुझे गर्मी लग रही है, मेरा कंट्रोल सिस्टम इस गर्मी को डिटेक्ट करने वाले सेंसर मेरी स्किन में मौजूद है। ये स्किन से इस सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, ये सिग्नल ब्रेन को जाता है, वहां ब्रेन इसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर मेरे स्किन के अंदर मौजूद स्वेटिंग ग्लैंड को, जिनको सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, इनको एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस स्वेट। और इस तरह से फिर क्या होता है कि स्वेटिंग या प्रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर इस रेंज से निकल गया, यानी 37.8 से ऊपर जा रहा था। तो इसको ठंडा करने के लिए ये जो कूलिंग है, इवेपोरेटिव कूलिंग है, जो प्रेस्पायरेशन करवा रहे हैं, ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। और इसमें बॉडी को जो है ठंडा करने के लिए पसीना आता है और पसीना जब आता है तो फिर हमें ठंडक लगती है, ठंड महसूस होती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ हद तक नॉर्मल होने के लिए वापस उस नैरो रेंज में आता है। यानी वो कौन सी नैरो रेंज है? मैंने दोनों लेक्चर में कंसेप्टिव आपको वो नैरो रेंज बताई है। 36.1 to 37.8 के दरमियान में इसको रखना है। ये सारा काम ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो इसको टैकल कर रहा है। और ये जो कंट्रोल सिस्टम का सारा काम है, चाहे वो टेम्परेचर रेगुलेशन से था, चाहे वो वाटर रेगुलेशन से था, ये सारे का सारा काम होम्योस्टेसिस कहलाता है ओवरऑल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को कितनी चीजें समझ आ गई होंगी, आपको होम्योस्टेसिस का पता चल गया होगा ठीक से।
मैंने आपको बड़ी इन डेप्थ एग्जांपल दी है उसकी। उसके बाद आपको एक्सक्रीशन का भी पता चल गया होगा, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी है। उसके बाद आपको एक्सक्रीशन के साथ साथ ओस्मो रेगुलेशन का पता चल गया होगा। उसके बाद आपको थर्मो रेगुलेशन का पता चल गया होगा। आपको जो है यहाँ पे इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट का पता चल गया होगा। ये जो टर्म्स हैं वो बता रहा हूँ आपको उसके बाद ये वाली एग्जांपल समझ आई होगी कि कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। आपको कंट्रोल सिस्टम के 3 जो आप इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, इनका भी पता चल गया होगा और इनके जो हैं वो जो काम हैं थोड़े थोड़े वो भी मैंने आपको ब्रीफ किए हैं। क्योंकि इस जगह पर इनके बारे में इतना डिस्कस नहीं किया गया तो मैंने इसको इख्तिसार से जो है आपको बता दिया है। आगे चल के आपको सेंसर और कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर की बेहतरीन मिसालों के साथ आपकी जो है बुक के अंदर टॉपिक्स मौजूद हैं, हम इनको इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए जो है आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करते हैं।